सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। खबर यह है, बल्कि बड़ी खबर यह है कि हुकूमत और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान में मुज़ाकरात का डोल डाला जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क टीवी को इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक कर दी है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुफाहमती अमल के तहत कलअदम TTP के कुछ ग्रुपों से हथियार डालने के लिए बातचीत की जा रही है। इनका कहना था कि TTP के चंद ग्रुप्स हमसे मुसालहत के लिए बात करना चाहते हैं और हम इन ग्रुप्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस बात की तस्दीक भी कर दी कि बातचीत अफगानिस्तान में जारी है, इसलिए कहा जा सकता है कि अफगान तालिबान भी मदद कर रहे हैं, यानी सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि हथियार डालने के बाद हुकूमत आम मुआफ़ी देगी और कलअदम तंजीम के लोग आम लोगों की तरह रह सकेंगे। कलअदम तंजीम से बातचीत के इशारे वज़ीर आज़म के इस बयान से बहुत पहले मिल रहे थे। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी इस किस्म के बयान दे चुके हैं कि कलअदम TTP अरकान आइन के तहत चलना चाहें तो मुआफ़ी का सोच सकते हैं। वज़ीर आज़म के इस ऐलान के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कलअदम TTP से मुज़ाकरात का ऐलान शोहदाए पाकिस्तान और शोहदा के अलावा पाकिस्तानी कौम फ़ौज पाकिस्तान की तौहीन है, जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी। ये ऐलान ऑपरेशन स्वात, राह रास्त, राह निजात, ज़र्ब अज़्म, रद्दुल फसाद पर सवालिया निशान होगा। एक सोच ये है कि अगर ऐसा कुछ चल भी रहा है तो इसका यूं सरेआम ऐलान नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर ये फैसला मुल्की मफाद में है तो फिर मुल्क दुश्मन अनासिर इसे सबोटाज करने की कोशिश में लग जाएंगे। और सवाल ये भी है कि क्या ऐसे मुज़ाकरात दूसरी कलअदम तंजीमों से भी हो सकते हैं? क्या हुकूमत इसके लिए भी तैयार होगी? वज़ीर आज़म के इस बयान के क्या असरात हो सकते हैं? मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर होते हैं। इन मुज़ाकरात में कलअदम तंजीम के मुतालबात क्या हो सकते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इसी से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। बाबू डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपको हम दिखा दें और सुनवा दें कि वज़ीर आज़म ने कहा क्या है। नहीं जी, जो एंकर भी कह रहे हैं बहुत बड़ा इंकशाफ है। बाबू डोगर साहब, क्या ये स्ट्रेटजी दुरुस्त है? उसामा साहब, प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि आई ऑलवेज बिलीव इन पॉलिटिकल सोल्यूशन। मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, पॉलिटिकल सोल्यूशन है। हालात ये हैं कि आप अपने अपोजिशन लीडर से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं और आप ये कह रहे हैं कि जनाब वो तो नैबज़दा है, मैं उससे बात नहीं करूँगा। आप यहाँ पे TLP को आपने सारी को डिसबैन कर दिया हुआ है। उन्होंने तो कोई पाकिस्तानी नहीं मारा, उन्होंने तो बेचारों ने सड़कें रोकी थी, उनसे आप बात करने को तैयार नहीं है। आपने उनको सबको बंद किया हुआ है, उसको कलअदम करार दिया हुआ है। वो TTP जिसने हम बार बार कहते हैं कि पिछले 20 साल में 80,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जानों का नजराना दिया। 80,000 पाकिस्तानी जो थे वो TTP की दहशतगर्दी की वारदातों का निशाना बने। फ़ौज पाकिस्तान के जवान, हमारे कप्तान, हमारे मेजर, हमारे कर्नल, हमारे जनरल उनकी दहशतगर्दियों की कार्रवाइयों का नतीजा बने। चाइना पाकिस्तान के समेत जो डेवलपमेंट का काम कर रहा है, CPEC उसका टारगेट बना, चाइनीज़ उसके टारगेट बने। पाकिस्तान के बच्चे, ट्रेडर, पाकिस्तान की मस्जिदें, मदारिस, मजालिस, सर कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको उन्होंने टारगेट नहीं किया? श्रीलंका की क्रिकेट टीम यहाँ खेलने आई, उसको उन्होंने टारगेट किया। अभी न्यूजीलैंड की टीम उसकी वजह से वापस चली गई। पाकिस्तान उनकी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की वजह से सारी दुनिया में आइसोलेट हुआ। आप इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि हमारा 200 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ। 200 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ। आपकी बात वजह कौन थी? TTP। यानी कि आप शहबाज शरीफ से बात नहीं कर सकते, आप बिलावल से बात नहीं कर सकते। वो लोग जिन्होंने 80,000 पाकिस्तानियों को शहीद किया, वो जिन्होंने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली क्रिपल किया, आप उनसे बात करने के लिए तैयार हैं?
आप उनके साथ डायलॉग करने के लिए तैयार हैं? क्या ये जो कौम है माफ कर देगी? फिर पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात करते हैं। मसला ये कि पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए पार्लियामेंट मौजूद है, आप इस इशू को पार्लियामेंट में लेके जाएं, उस पर डिबेट कराएं, असेंबली में बात होनी चाहिए, वहां पर इस पर वोटिंग होनी चाहिए। गवर्नमेंट अकेले ये किस तरह से कर सकती है? सर अभी तो बातचीत का आगाज वो कह रहे हैं ना, सामा साहब किस तरह से बातचीत का आगाज हो सकता है? वो हमको पता ही ना कि उन्होंने कहा बातचीत वो शराइत है जिसमें बातचीत हो रही है कि उन्होंने कहा जी उसको हम माफ कर देंगे। किस शर्त पे माफ करेंगे? अभी शाहमूद कुरैशी और आपके आरिफ अलवी ने स्टेटमेंट दिया, शाहमूद कुरैशी और आरिफ अलवी ने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद जो टीटीपी का स्टेटमेंट आया वो भी सुन लें। उन्होंने कहा कि ठीक है आप यहाँ पर हमारी मर्जी का इस्लामी निज़ाम जो है वो ले आए तो हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं। तो मेरा मतलब है कि क्या वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को तारीख दौर में धकेल दिया, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, क्या आप उनके साथ उनकी टर्म पे बात करना चाह रहे हैं? सुन लें, अब बात ये है गुलाम रज़ा साहब कि ये बातें अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं। 20 साल हो गए हैं, आज भी हम ये नहीं कह सकते कि जी मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी खत्म हो गई है। कल परसों की बात है, एक और हमारा कैप्टन शहीद हुआ, 10 दहशतगर्द एक दिन में मारे जाते हैं। वो कार्रवाइयों में हमें तेजी नजर आ रही है दहशतगर्दों के खिलाफ। तो ऐसा नहीं है कि हमारी फोर्सेज हाथ पर हाथ रख के बैठ गई हैं या कुछ करनी नहीं। तो क्या ये इसी तरह से जंग जारी रखी जाए या एक वो तो है ही, वो तो सोल्यूशन है ही और उस तरफ जाया जा रहा है, वो ऑपरेशन नहीं रोके जा रहे। लेकिन अगर बातचीत से कुछ लोग, ये नहीं कि टीटीपी के, अभी इमरान खान साहब ने जो कहा है, उन्होंने कहा जी सम ऑफ द ग्रुप्स, क्योंकि 50 तो इकट्ठे हो गए थे सारे दहशतगर्द, अगर उनमें से कुछ अलग होते हैं, उनके लिए कोई सूरत हाल निकलती है ऐसी, वो हथियार डाल देते हैं। तो ये तो वैसे भी होता है कि जी हम आप कोई जब किसी मुजरिम को घेर लेते हैं, उसको कहते हैं हथियार डाल दो तो मिराद दी जाएगी। पूरी दुनिया में प्ली बारगेन है कि अगर जुर्म तस्लीम कर ले तो उसकी सजा में कुछ कमी कर दी जाती है। तो इस तरह सोचा तो जा सकता है, या 20 साल से जिस तरह जंग जारी है इसी तरह आगे रखना चाहिए इसको? सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो ये इन्फॉर्म किया है कौम को, और इससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस बात के ऊपर बता चुके हैं कि हम बातचीत करने जा रहे हैं टीटीपी से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। तो वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये चाहिए था कि इनको कालादम से निकालते तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, क्योंकि जिसको कालादम करार देते हैं उसका तो नाम भी टीवी चैनल के लिए लेना और उसको उसके ऊपर डिबेट्स करना और उसके हवाले से बातें करना, तो वो बात भी नहीं की जा सकती। कैसे निकाल दें? अभी तो कालादम ही है ना, उनसे मुज़ाकरात चल रहे हैं। अगर नहीं कोई बात बनेगी तो फिर तो जंग तो हो ही रही है। उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं कि दिन में 10 दहशतगर्द मारे जा रहे हैं, 4 कमांडर। चंद दिन पहले भी इस तरह हुआ, 6 मारे गए, उनमें 2 कमांडर थे। तो वो तो ऑपरेशन तो हो ही रहा है, उसको कौन रोक रहा है? सब 1 मिनट जी, मुझे एक चीज बताएं। जो बाबर डोगर साहब ने बात की है ना जी, हर शहरी के दिल में यही बात है। जो बात बाबर डोगर साहब ने की है, पाकिस्तान के बच्चे के दिल दिमाग में यही बात है कि इनके साथ बातचीत, आप पहले कौम को इत्मीनान में ले लें, फिर आप बातचीत करें। कौम को इत्मीनान में लिए बगैर, देखिए इस तरह की पॉलिसीज़ यहाँ पे होती रही हैं कि हमने जब मुजाहिदीन पैदा करने शुरू किए थे, मुजाहिदीन बनाने शुरू किए थे, तो वो भी कौम से किसी ने नहीं पूछा था, मुजाहिदीन बना दिए। इन सब मुजाहिदीन को हमने जाके अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन की जंग में झोंक दिया। फिर वो सोवियत यूनियन तो ख़त्म हो गया और उसके बाद अमेरिका आराम से वापस चला गया जी। पीछे फिर वो 6 लाख लोग थे उस वक्त, उन 6 लाख तालिबान को किसी न किसी जगह पे खपाना था, उनको किसी फोर्स की शक्ल देनी थी। उस वक्त तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिफरेंसेस नहीं थे हमारे तालिबान के साथ। उस वक्त अमेरिका उनको हमारे उस छोड़ के इधर हमारे सर पे चला गया। अब इतनी बड़ी फोर्स और 4-5 लाख जो तालिबान, और उनके पास असला और उनके पास तमाम तरह की तरबियत, और फिर वो क्या करते, वो उन्होंने किसी न किसी उसको नेशनलाइज करना था उन्हें किसी जगह पे, लेकिन नहीं किया गया। उसका खमियाजा हमने अगले 20 साल भुगता। देखिए तो अब ये है कि ये पॉलिसी हुई, कोई चीज कोई सॉलिड भी हुई नहीं। मेरा नहीं लाना चाहिए पार्लियामेंट, बिल्कुल लाना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि ये पॉलिसी जो है बातचीत की, इसको ओपन पहले कौम के सामने रखा जाए, फिर उसके बाद इब्तिदा की जाए कि क्या कौम चाहती है। अगर कौम ये चाहती है तो फिर आप अपने तौर पे इसको आगे चला लें बात को। लेकिन ये है कि जो बात ये कर रहे हैं कि पॉलिटिकल सॉल्यूशंस जो हैं
वो मैंने हमेशा उसकी बात की है, और मैं जंग व जदल की बात जो है वो नहीं करता हूँ। तो जितने हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, APSB है, दीगर पूरे पाकिस्तान में कोई शहर ऐसा आपको नज़र नहीं आएगा जहाँ पे ये वाली सूरत हाल नहीं होगी। रियासतें सरेंडर नहीं करती, सर कौन कर रहा है सरेंडर? ताकत दिखाती गुलाम है। सब कौन सरेंडर? यानी भारत से देखिए जो हुआ, अब फरवरी का वाकया आपने देखा, पाकिस्तान ने भरपूर उसका जवाब दिया, लेकिन फिर उसके बाद मुज़ाकरात ही होते हैं, LOC पर फायरिंग होती रही, उसके बाद मुज़ाकरात हुए कि जी हम दोबारा मुआहदे की तरफ जाते हैं। तो आखिर में तो इसी तरह से मसलों का हल निकलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जनाब यही हल है मुज़ाकराती, लेकिन अगर इसके नतीजे में कोई हथियार डाले जाते हैं, ज़ाहिर है अपने टर्म्स पर होंगे, रियासत के मुताबिक, आईन पाकिस्तान के मुताबिक होगा, तो उसके अंदर सेटअप में अगर हो सकता है तो ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें TTP से बात करने के लिए, देखिए अगर उन्होंने बात भी करनी है हमारे साथ, सबसे पहले वो हमारे मुजरमान हमें दें जिन्होंने हमारे यहाँ दहशतगर्दियाँ करवाई हैं और अभी तक वहाँ पे मौजूद हैं और उनके साथ वो राब्ते में हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, उनको पाकिस्तान के हवाले गैर मशरूत तौर पे किया जाए। उसके बाद देखेंगे कि मुज़ाकरात पाकिस्तान करता है या नहीं करता। तो फिर मुज़ाकरात, अब ये नहीं कि उनसे बातचीत कर ली जाए और फिर बाद में कहा जाए मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये भी पाकिस्तान की सुबकी है सर, इसमें भी मेरा ख्याल है की इतना सुबकी कह है। देना आईन पाकिस्तान के तहत, तो मेरा ख्याल है उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। अगर निटी-ग्रिटीज में जाएंगे तो वो तो ज़ाहिर है फिर मुज़ाकरात शायद हो ही नहीं पाते, वो तो फिर इस तरफ आप जाएंगे नहीं। जब आप कहेंगे उसामा साहब, समझने वाली बात ये है कि पहले जो अफगानिस्तान की कठपुतली गवर्नमेंट थी, तो हम ये इल्ज़ाम देते थे कि एक नेक्सिस है रॉ का, NDS का और TTP का। जी, और ये जो नेक्सिस है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है और पाकिस्तान का जो अमन है उसको तबाह करने के लिए ये सारा नेक्सिस किया गया और रॉ जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है TTP को अफगानिस्तान के अंदर। और ये और TTP जो है वो रॉ के हाथों में इस्तेमाल हो रही है, जिन दोवल के हाथों में इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद अफगान तालिबान आए और सारी दुनिया पे पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम लगा कि जी पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया। आज भी अमेरिकन जो है उनके जो सेनेटर्स हैं वो वहाँ पे एक बिल लाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने जो अमेरिका और उसके हलीफ जो हैं उनके ट्रस्ट को ब्रीच किया और उन्होंने अफगान तालिबान जो है उनको सपोर्ट किया। ये हम पे इल्ज़ाम लग रहा है जिसको हम डिनाई करते हैं। अब अफगानिस्तान में अफगान गवर्नमेंट आ गई है, वो NDS और रॉ का जो कनेक्शन था वो टूट गया है। मेरा सवाल ये है कि अब तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि TTP जो है वो अफगानिस्तान में उसके लिए जगह तंग कर दी जाएगी। पहले तो इमरान खान साहब ये बताएं क्या ये अफगान गवर्नमेंट जो वहाँ पर मौजूद है, क्या उसकी तरफ से ये प्रेशर है कि हम TTP के साथ मुज़ाकरात करें? क्यों हम ये मुज़ाकरात करने जा रहे हैं बजाय इसके कि अफगानिस्तान के अंदर उनके अड्डे तबाह किए जाते, उनको पकड़ा जाता और उनको वो लोग जो पाकिस्तान को जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान को तबाह हाल कर दिया, पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह कर दिया, पाकिस्तान के अमन को तबाह कर दिया, पाकिस्तान के कल्चर को तबाह कर दिया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया, उनको सजाएं दी जाती। आप ये कह रहे हैं कि हम उनके साथ मुज़ाकरात करें। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि उनके साथ मुज़ाकरात का अमल स्टार्ट हो चुका है। कौन मुज़ाकरात कर रहा है? पाकिस्तान की तरफ से कौन मुज़ाकरात कर रहा है? और वो मुज़ाकरात की शराइत क्या है? अगर उसमें से चंद फैक्शन हैं तो वो कौन से ऐसे फैक्शन हैं? मेरे नजदीक TTP में कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा फैक्शन नहीं है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व ना रहा हो। अच्छा सर, वो एज अ पार्टी, TTP एज अ ग्रुप, जिसमें भी उसमें जितने भी छोटे छोटे ग्रुप थे वो सारे पाकिस्तान के, उनका एक ही प्लेटफॉर्म था, वो प्लेटफॉर्म था कि पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान उनका एक नजरिया था। उसके तहत वो इकट्ठे हुए, रॉ ने उनको स्पॉन्सर किया। पाकिस्तान की मेरा ख्याल है ऐसा भी नहीं होने जा रहा कि जिसने भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की है उसको खुली छूट दे दी जाएगी कि भाई आ जाएं आप हमारे साथ हैं, बस जो मर्जी कर लें। ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने जिस तरह से किया, मुसलसल ऑपरेशन हो रहे हैं। शायद जिस वक्त मैं और आप बात करें इस वक्त भी ऑपरेशन कहीं ना कहीं हो रहा होगा, तो हर चीज बताई जा सकती है। कल यहाँ पे शहीद हुए हैं, कल यहाँ पे शहीद हुए हैं। इशू ये है, अच्छा सर अगली खबर है, इशू मेरा ये
इशू है कि इसको फिर पार्लियामेंट में लेके आए। एक तरफ आप पाकिस्तान के अंदर आप अपनी अपोजिशन के साथ बात करने को तैयार नहीं है, वो लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन है, एंटी स्टेट है, आप उनके साथ डायलॉग शुरू कर रहे हैं। कोई एग्रीमेंट की तरफ बात बढ़ेगी तो फिर हो सकता है पार्लियामेंट लाए कि ये शराइत उनकी हैं या ये इस तरह से वो मान रहे हैं या हमारी ये शराइत है उस पर ये हो रहा है, ये इस तरह का एक कोई आ रहा है कोई सॉलिड चीज, उसके बाद ज़ाहिर है पार्लियामेंट आएगी। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, किसी से कोई सामने ही नहीं, सब बातचीत स्टार्ट हो गई है। प्राइम मिनिस्टर स्टार्ट हो गई है, कोई ना माफी हुई है ना किसने मैंडेट दिया, किस तरह से ये स्टार्ट हुई, ये चीज पहले डिस्कस होनी चाहिए थी, उसके बाद ये आगे चलते। सर पता नहीं, उसमें तो फिर कई साल वैसे ही लग जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर के जी क्या है, हर एक की अपनी राय होगी, कोई चीज सॉलिड आ जाएगी तो फिर शायद आ जाए। अच्छा चलें अगली खबर पर जाते हैं। अभी हालिया बयान एक सामने आया गुलाम नबी साहब मरीम साहिबा का, बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारे अंदर ऐसे हैं पार्टी में जिनसे हम डरते हैं और वो हमसे डरते हैं। अब ये एक अजीब बात है कि मियां जावेद लतीफ़ यही बात करें किसी और अंदाज में कि जी कुछ लोग यहाँ असाइनमेंट पे आए हुए हैं तो उनको शो कॉज हो जाता है, लेकिन मरीम साहिबा साफ कह रही हैं जी कुछ लोग पार्टी के अंदर ऐसे हैं कि जो हमसे डरते हैं और हम उनसे डरते हैं, लेकिन फिर वही कहेंगे कि जी नवाज शरीफ साहब ने गलत क्या कहा है, सारे उनके साथ हैं। तो ये तो वो खुद बता रही हैं और अब तो ये बात ओपन होने लगी है हर फोरम पर, या जब भी इजलास होता है, कभी पिंडी का इजलास है, फैसलाबाद का जी सबका है कि हाँ जी हमारे अंदर मुख्तलिफ सोच है, हमारे अंदर ये सब कुछ है, फिर कुछ अपने लोगों पर उस तरह से ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। तो ये क्या हो रहा है, चीज़ों को ओपन मानने की तरफ अब जा रहे हैं कि ठीक है इसी तरह से चलेगी सियासत नून लीग की? सियासत नून लीग की मियां नवाज शरीफ भी उसी तरफ आ रहे हैं जिस तरह मियां शहबाज शरीफ थे, और इसकी तकलीफ़ ज़ाहिर है कि जहाँ जहाँ पे भी होगी उसमें घर के फ़र्द हों या पार्टी के कुछ लोग हों जिनको इस हवाले से तकलीफ़ होगी, वो डेफिनेटली किसी न किसी जगह इज़हार तो करेंगे उसका। लेकिन ये बात अब ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ एक ऐसी पॉलिटिक्स की जानिब बढ़ रही है जो आपके मुल्क के मुफाद में है, जो आपके मुल्क के अदारों के साथ अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप के साथ और पार्लियामेंट को मजबूत करने, जमहूरियत को बेहतर करने और अवाम की खुशहाली के लिए काम करने के लिए तैयार हो रही है। तो अगर ये हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। बाकी जमातें भी सारी मौजूद हैं। इस तरह के जो बयानात थे जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिए जाते रहे और फिर उसका आपने जो आउटकम था वो भी देखा कि लोगों में इस तरह के बयानियों को पजीराई नहीं मिलती, उनको भी इस बात का एहसास है। लेकिन ये कि जब आइनो कानून की बात कर दी जाए, अब उन्होंने आइनो कानून की बात कर दी है, साफ शफाफ इलेक्शन की बात कर दी है, तो इसके ऊपर तो किसी को कोई इतराज नहीं है। अच्छा, तो इस हवाले से तो सब बातें भूल जाएं, ये चल रही है। मियां नवाज शरीफ साहब को एक शख्सियत में वो तो एक नजरिए का नाम है, पूरी जमात उनके पीछे है। वो बयानी क्या होगा जजेस के खिलाफ, जनरल्स के खिलाफ, जो कुछ कहा सारे गलत हैं, ये हो ही नहीं सकता, कोई मुफाहमत तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, सबकी ऐसी की ऐसी। अब वो वापस आ रहे हैं एक जुमले में जिसमें ये कहा जाए कि आइन और कानून की हुक्मरानी, इसी जुमले में सब कुछ आ जाता है और ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड हो रही आइन और कानून की और इस जुमले में तमाम का तमाम कमीशन बड़ा पसंदीदा है। अब तो इलेक्शन कमीशन बड़ा पसंदीदा है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से देखें, वो पहले भी पसंदीदा रहे हैं। अच्छा। और किसी लोगों के गैर पसंदीदा भी रहे हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी हवाले से अदारों का एक दूसरे के सामने टकरा जाना, सामने आ जाना, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप देखते हैं, सैयद सज्जाद अली शाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से उस वक्त के हालात देख लें कि किस तरह मियां नवाज शरीफ साहब और एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और वहाँ आपने ये देखा कि हमला भी हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे। उसके बाद आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये हुआ कि जजेस और गिलानी साहब जो है एक दूसरे के सामने आ गए। बिलाखिर गिलानी साहब ने उनको इफ्तिखार चौधरी साहब को घर बुलाया और उसके बाद उनके साथ मामला ठीक किए। तो ये सर ठीक काम किया, वो तो नाहल हो गए। अच्छा, इफ्तिखार चौधरी साहब का भी दौर है, वो भी आइन और कानून की हुक्मरानी थी जब नवाज शरीफ साहब काली टाई लगाकर चले गए थे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ। इस तरह तो अगर सवालात आप करते जाएंगे इस तरह के, तो ये एक ऐसा पंडोरा बॉक्स है कि एक तरफ की बात नहीं होगी, बाकी दुनिया जान की बात हो जाएगी। वो तो ये पंडोरा बॉक्स है। मियां साहब एडमिट करें कि मैं जो इदारों के खिलाफ बात करता रहा, ये हिस्ट्री है, ये तारीख है कि जब एक प्राइम मिनिस्टर जो है, जब एक प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट डिस्क्वालीफाई करती है तो मियां साहब चले जाते कि जनाब इस्तीफा दे दो,
घर चले जाओ, आइन और कानून की हुक्मरानी यही है। और जब अपनी बारी आती है तो उस वक्त ये कहते हैं कि अदालतों के अंदर मेरे खिलाफ जहर भरा हुआ है, और ये कहते हैं कि ना ये जो बुत बैठे हुए हैं इनको यहाँ से उठा के बाहर फेंक दो। ये आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है, ये कड़वा कड़वा हप मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थू थू, यानी कि जब आपकी बारी आए तो उस वक्त आइन और कानून की हुक्मरानी कहीं नजर ना आए, जब कोई दूसरा हो तो उस वक्त आइन और कानून दोनों नजर आने चाहिए। ये क्या बात हुई? बाबर साहब अभी उन्होंने कहा है कि जजेस को प्लॉट बांटे जाते हैं, जो नवाज शरीफ साहब प्लॉट बांटते रहे साफियों में, अफसरों में, जिसको वो बांटते रहे वो उनको याद नहीं। मैं सिर्फ ये करता हूँ, सिर्फ हम भी साफी हैं, हमसे भी गलती हो सकती है, कोई गलत खबर चली गई अखबारात में छप जाती है तो उसकी तस्दीक छापी जाती है। मियां साहब एक दिन तो मान लें कि मैंने जनाब जनरल ज़ियाउल हक का साथ देकर गलत किया, मैंने जुनेजो के खिलाफ जो उसके पीठ में छुरा भोंपा वो गलत किया, मैंने आईजे जो बनाई गलत किया, मैंने पैसे लिए गलत किया, मैं झूठ बोलकर गया मुल्क से बाहर के लिए, मैंने लिखकर एग्रीमेंट नहीं किया, मैंने गलत किया, इफ्तिखार चौधरी का साथ दिया, मैंने गलत किया। कहीं तो वो माने ना कि हाँ ये हुआ, अब हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए मुझसे गलतियां हुई, आज मैं साफ हूं। वो तो यानी पिछली सारी बातें आप भूल जाएं, ये अभी भी भूल जाएं, यानी अब फिर आप खुद ही तो फरमा रहे हैं वो उनकी, और सही कह रहे हैं आप कि उनकी स्टेटमेंट से आ रहा है जी अगर मुफाहमत से बात निकलती है तो ठीक है, मुझे क्या जरूरत है लड़ने की, कि आ जाओ फिर मुझे कोई रास्ता दे दो, यानी ये केसेस बस खत्म कर दो जिस तरह भी हो सकता है। तो फिर वो पॉलिटिक्स की मेरी बात सुन ले, लड़ने हैं इनके लिए तो हर दफा रास्ता निकलेगा। और जी सारे सही कहते हैं, कौन गलत कहता है? यहाँ की जो पॉलिटिक्स है, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब के पास हम बैठते होते थे, वो कहते थे कि हमारी जो सियासत है ना वो हम खटपुतली हैं। अच्छा, वो ऊपर से पाटे खान को कहा जाता है पाटे खान ऊपर आ जाओ, पाटे खान ऊपर आ जाओ, पाटे खान ऊपर आ जाता है, उसके बाद दूसरे को कहा जाता है कि तुम आ जाओ, वो आ जाता है। तो ये इस तरह से स्ट्रिंग्स हिलती हैं और बंदे आते हैं चले जाते हैं, बस यही पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की। इसके बाद आप जिससे मर्जी माफिया मंगवा लें, लकीरें निकलवा लें, या आप उसको कोई हैंग कर दें, व्हाट्सएवर आप जो भी करवाना चाहे कर सकते हैं। लेकिन ये एक तलख हकीकत है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक कठपुतली तमाशा है। कठपुतली, हम खुद कठपुतली हैं। न्यूज़ अपडेट आप 88 में देख लें, 99 में देख लें, 2013 में देख बात करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के लिए नई मुश्किल पैदा हो गई है। ये सिर्फ ये नहीं कि वो गिरे उनको चोट लगी, इसके अलावा भी कुछ हुआ है। ब्रेक के बाद अब पता चला, अब पता चला। इंटरनेशनल सादिक और अमीन, बल्कि इंटरनेशनल सादिक और अमीन कहलाने वाला पूरा ख़ानदान अब तो कहना चाहिए, शहबाज शरीफ ही नहीं, और उनको जो टाइटल दिया है वो मरीम साहब ने दिया है। अगरचे ये उसी तरह है कि मरीम साहब के ख़िलाफ़ ख़ुद बड़े केसेस चल रहे हैं, और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने ज़मानत दी थी, नवाज शरीफ साहब की वापस आएंगे, मैं उस वक्त अदालत में मौजूद था, तो ये भी एक तारीख़ का हिस्सा रहेगा। बड़ी दिलचस्प बात थी कि शहबाज शरीफ ने ज़मानत दी है, उनके खिलाफ अपने केसेस हैं, ज़मानत दे रहे हैं कि जी नवाज शरीफ वापस लाऊंगा, वो वापस नहीं लाए। तो इंटरनेशनल सादिक और अमीन फैमिली और वो साहब बाबर डोगर साहब, अब वो तो गिर गए और ज़ख्मी हो गए, और अगले ही दिन, जिस दिन ज़ख्मी हो उससे अगले दिन ही ये अदालत में केस था, वो तो अब पेश नहीं हो सके, और उन्होंने दरख्वास्त भी दे दी, दरख्वास्त मंजूर भी होगी। 18 अक्टूबर तक उनके खिलाफ तो अब कार्रवाई जो है मुलतवी हुई है शहबाज शरीफ के खिलाफ। लेकिन उनकी अहलिया नुसरत शहबाज साहिबा, हमजा शहबाज की वालिदा, सलमान शहबाज की वालिदा, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। तो ये केस तो रुका तो नहीं। उसामा साहब, पहले आप मेरे ऊपर जितना मर्जी असरअंदाज होने की कोशिश करें, जितना मर्जी प्रेशर डालें, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो गिरे और वो ज़ख्मी हो गए। अच्छा, क्योंकि मेरे भी सोर्सेज हैं, मुझे पता है। अच्छा, ये आपकी खबर है, तज्जिया नहीं? मैं कल सुन रहा था तज्जिया है कि आप कह रहे थे कि वो सही बिल्कुल थे, बैठे हैं, गए सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो दो ऐसे बंदे जो उनके साथ थे, मैंने उनसे तस्दीक की, उन्होंने कहा जी वो कतई नहीं गिरे। उसके बाद वो वहाँ उतरने के बाद वो गाड़ी में जाके बैठे, वहाँ पर मरीम नवाज से उन्होंने चिट चैट की, वो बिल्कुल तकलीफ़ में नज़र नहीं आ रहे थे। कोई ऐसी चोट नहीं थी जो बज़ारन ऐसी चोट हो जिससे लगे कि वो ज़ख्मी हैं। अब वो आके गाड़ी में बैठे, जो फुटेज है उनमें भी कहीं ये नज़र नहीं आ रहा कि वो कहीं ज़ख्मी हुए या उनको कहीं चोट लगी। तो वो बस वो चाह रहे हैं कि ये जो अवॉइड करना चाह रहे हैं कुछ चीज़ें, और ये जो मॉडल टाउन में जो मीटिंग चल रही हैं उनको अवॉइड करना चाह रहे हैं। हमजा को तो उन्होंने बैठा दिया, लेकिन शहबाज शरीफ उसमें बैठना नहीं चाह रहे। तो उसके बाद ये ख़बर लगवाई गई
ये खबर लगवाई गई कि वो स्लिप हुए हैं और उससे उनके कमर में भी चोट आई, कमर भी में और पाँव कमर की में उनको तकलीफ तो है, वो तो हर जगह वो एक कुशन वगैरह लेकर रखते हैं जहाँ बैठते हैं, बल्कि कई जगहों पर बैठते ही नहीं। अभी साफियों के साथ यकजहती के लिए पहुंचे थे तो बिलावल बैठे हुए थे, वो बैठ भी नहीं सके। कमर की उनको तकलीफ तो है, लेकिन चोट अब ज्यादा तकलीफ अपनी जगह पे, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि सीढ़ियों से गिरे हैं और जख्मी हुए नहीं गिरे। अच्छा। मेरी इत्तलात यही है। और 2 हफ्ते का जो रेस्ट है, ये डॉक्टर ने भी कोई ये डॉक्टर को उन्होंने कहा और डॉक्टर ने फिर आगे मीडिया में ये चीज़ चलवा दी गई उसके ज़रिए से, लेकिन मुझे नहीं, मेरे इल्म में नहीं है कि किसी डॉक्टर ने उनको चेक किया और 2 हफ्ते का रेस्ट कहा। अच्छा उसामा साहब, जहाँ तक बात है नुसरत शहबाज साहिबा की, मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो उनके खिलाफ जो था एहतसाब अदालत, वहाँ पर उनके खिलाफ ये केस चल रहा था, चूँकि वो लंदन में हैं और वो पेश नहीं हो रही थी, इसलिए एहतसाब अदालत ने उनको मफरूर एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया। अच्छा। जिसके खिलाफ नुसरत शहबाज लाहौर हाई कोर्ट में गई और उन्होंने कहा कि जनाब मैं इस केस में को फेस करना चाहती हूँ। अच्छा। और मैं अपने प्लीडर यानी कि अपने नुमाइंदे के ज़रिए से मैं चाहती हूँ कि मुझ पर फर्द जुर्म आयद हो। अच्छा। और फ़िलहाल मैं ख़ुद कोर्ट में पेश नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने अपने साथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाए कि मैं बीमार हूँ और फॉर द टाइम बिंग जो है वो मैं नहीं आ सकती, तो फर्द जुर्म आयद की जाए और मेरा जो प्लीडर है, मेरा जो नुमाइंदा है वो आएगा और इस केस का जो ट्रायल है वो स्टार्ट किया जाए, वो उसको फेस करेगा मेरे बिहाफ पर। तो उनके कहने पर फर्द जुर्म आयद की गई है और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो पाकिस्तान आना चाह रही हैं और उनको ये डर था कि अगर उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया जाता है और वो पाकिस्तान आती हैं तो फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जो कि एक तरीक़ाकार है। तो उन्होंने जो मफरूर जो उनको डिक्लेयर किया गया था, फिलहाल वो उससे निकल गई हैं और कल अगर वो पाकिस्तान आती हैं तो फिर ये है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने ख़ुद को ये ट्रायल जो है इसको शुरू करवाया। एक और बयान जो मुखालिफ हैं, ये पता है सर हर जगह होता है, जिस तरह कंपटीशन तो होता है, तो अब शाहिद खाकान अब्बासी बिल्कुल एक और पोजीशन पर नजर, यानी जहाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना था वहाँ शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म बने। तो जब शहबाज शरीफ साहब को डिस्क्रेडिट करना होता है तो फिर शाहिद खाकान अब्बासी के बयान आते हैं, टेलीविज़न पर बैठकर बयान देते हैं कि जी ये मुफाहमत की बात या नेशनल गवर्नमेंट की बात ये शहबाज शरीफ को नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कमाल बात है कि वो सदर है पार्टी का, पार्टी का सदर है, अपोजिशन लीडर है, उसको डिस्क्रेडिट करना हो तो शाहिद खान अब्बासी को इस्तेमाल किया जाता है। गुलाम नबी साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं पार्टी का सदर मजबूत हो तो पार्टी मजबूत होती है, तो ये सदर मजबूत क्यों नहीं है? यानी ये मैं उनकी चोट लगने की बात नहीं कर रहा, जो उनको दूसरा प्रॉब्लम है, कमज़ोर हैं, वो खड़े नहीं होते, ताकत नहीं दिखाते, मजबूत नहीं है, इसलिए पार्टी मजबूत नहीं हो रही। देखिए, इसमें कोई कबाहत तो नहीं है जो उन्होंने कहा है कि पार्टी सदर को मजबूत होना चाहिए। तो पार्टी सदर तो ये तो नहीं कहा कि हमारा पार्टी का सदर गैर मजबूत है, वो माजूर है या वो जो ताकत उसमें होनी चाहिए वो नहीं है। वो तो इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि पार्टी सदर वाकई वो तो ढले वाला आदमी होना चाहिए जो फैसले कर सके, फैसले ले सके, मखमसे की सूरत हाल में जो है वो ना गुजारा कर सके। वो कहते हैं कि वो हमसाए तो वो बसना तो चाहती है लेकिन वो हमसाए नहीं बसने देते। आप लोगों का ये है कि किसी न किसी तरह ये दोबारा उसी चीज़ को लेके आगे खड़े हो जाएं कि जी वो जो हमें क्यों निकाला। मियां नवाज शरीफ साहब ने आज तक एक जुमला तो दूर की बात, एक लफ्ज़ गलत नहीं कहा शाहिद खान अब्बासी साहब की डिक्शनरी में अगर देखें कभी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अक्सर गलतियां करते रहते हैं, जिसकी कभी मरियम साहिबा को समझाना पड़ता है, उनको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है कि जी नेशनल गवर्नमेंट साथ उन्होंने बात नहीं। जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने जुमला कहा ना, उन्होंने कहा नवाज शरीफ पार्टी के, शहबाज शरीफ सदर हैं और नवाज शरीफ साहब रूह रवा हैं। तो रूह तो अगर है जिस्म में तो जिस्म है, अगर रूह नहीं है, रूह निकल जाए तो पीछे फिर डेड बॉडी बचती है। हाँ। आप इससे भी अंदाजा लगा लें। और ये हो सकता है जिस्म यहाँ और रूह लंदन में रहे। ये होता है, कहते हैं ना उसकी रूह तोते में है, वो तोता जो है जंगल में है और जंगल कहीं बहुत दूर है, तो कोस्तान में ठीक। तो ये सूरत हाल है। और देखिए ऑन सीरियस नोट के ये एक ऐसी बयानिए की कहें या इसको आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहें, माइंड्स में है और शरीफ बरादरान के माइंड्स में भी है और लीडरों के भी माइंड्स में है, जो हमारे साथ दोस्त हैं, हमारे साथ बात भी करते हैं,
और जाहिर है कि जो भी जिस मौक़िफ़ के ऊपर खड़ा है वो ये कहता है कि इक़्तिदार नहीं मिलता ना मिले, लेकिन एक ये जद्दोजहद है, ये इसके ऊपर ही रहना चाहिए, कुछ भी नहीं होगा, आप हमें अंदर भी कर लिया और मज़ीद अंदर कर लें, इधर आएँ तहरीक चलाएँ। दूसरी तरफ वो हैं, वो ये कहते हैं कि सिस्टम को चलने दिया जाए। इसी तरह से एवोल्यूशन होता है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। हर मरतबा सियासी रहनुमा अंदर होते हैं, उनके ऊपर केसेस बनते हैं, वो केसेस भुगतते हैं, उनकी ट्रायल होते हैं, मीडिया ट्रायल होते हैं, फिर उसके बाद वो वापस आके आते हैं। लेकिन जब भी आप तारीख़ उठा लें पाकिस्तान की, जब भी इस तरह की सूरत हाल हुई है, जब पॉलिटिकल सिस्टम वापस आया है प्रॉपर, तो वो अपने साथ 2-4 फ़ायदे मज़ीद मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए लेके आया है। तो ये चीज़ें इस तरह ऐसे ही पूरी दुनिया में भी ऐसे चलता रहा है। तो ये पाकिस्तान को जी कि ये इजलासों पर इजलास क्यों हो रहे हैं? मियाँ साहब रेलेवेंट होना चाह रहे हैं, वो जलसे तो हो नहीं रहे, वहाँ से बैठ कर खिताब करते हैं, अब वो हाईलाइट भी नहीं होते। पहले तो चले कुछ हो जाता मीडिया में, अब रोज़ कर करके अपनी अहमियत कम नहीं कर रहे, वही घिसी पिटी बातें हैं कि ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, फलां बंदा आया, उसने मुझे ये कहा, उसने कहा रिज़ाइन कर दो, मैंने कहा ऐसी तैसी मैं नहीं करता, मैं बड़ा बहादुर हूँ, मैं तो खड़ा हो गया, ये है मैं हूँ, अब ये आइन की खातिर किसने घसीटा, वज़ीर आज़म को, वही बातें। तो ये कभी फैसलाबाद को बुला रहे हैं, कभी पिंडी, कभी कहीं, कभी कहीं, तो ये किस लिए कर रहे हैं? किसी के इशारे पर कर रहे हैं? इनको कोई इलेक्शन नज़र आ रहे हैं? इस तरह तो अपने कारतूस चलाई जा रहे हैं ये खाम खा, यानी इलेक्शन से बहुत पहले। ये कुछ गलत नहीं कर रहे हैं? ये एक पंजाबी कहावत सी, यानी कि मैं वाक़या एक छोटा सा है, 1-2 लाइनों में बताऊंगा कि एक ना हमारे गांव देहात में एक बंदा आता होता था, वो मांगता था, वो एक आवाज़ लगाता था पंजाबी में, कहता था मेरे ऊपर से गड्ढा गुजर गया है और मेरी कमर टूट गई है और मुझे मदद की ज़रूरत है। ये 3 लफ्ज़ वो कहता था। और हम थे 5वीं 6ठी क्लास में, हम ग्रेजुएशन में भी चले गए थे, तब भी उसका यही ऐलान होता था कि मेरे ऊपर से गड्ढा गुजर गया है, मेरी जो कमर टूट गई है और मेरी गुर्बत है और मेरी मदद करो। तो वो ये है कि जो अगर एक दफ़ा कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, अब क्या और क्या बताए, वो क्या कहे अवाम को या कारकुनों को? तो ज़ाहिरी बात है वही चीज़ बताएंगे जो उनके साथ हुई है या उससे पहले उनके साथ हुई है या उससे पहले उनके साथ हुई है। तो जो कुछ भी है वो अपना वाकया तो फिर वाकया बताते रहते हैं, ताज़ा करते हैं वाकयात को। शहबाज शरीफ साहब, उनकी अहलिया, ये केसेस क्यों इस तरह के उन्होंने रखे? क्या अब वो फिर कहते हैं जी ख़वातीन को बुलाया जाता है, तो ख़वातीन तो कहती हैं बेफर्द जुर्म लगाओ, सारी प्रॉपर्टी और चीज़ें, अकाउंट्स उनके नाम होंगे, तो फिर क्या करें? अदालत चुप करके बैठ जाए? जाहिर है कि ये जो केसेस जिन्होंने माल बनाया हुआ है या जिनकी जायदादें हैं, उनको तो वो बुलाएंगे, जिनके नाम पे आपके अकाउंट्स हैं या आपके गाड़ियाँ हैं या आपके घर हैं, उनको बुलाया जाएगा। वो तो अपनी ख़वातीन हो या किसी की भी हो। कल अगर दोबारा किसी और का एहतसाब शुरू होता है तो फिर भी यही वावेला होगा कि मेरी बहनों को बुलाया जा रहा है। वो तो डेफिनेटली ये चीजें चलती पाकिस्तानी कल्चर। अच्छा सर, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स कल्चर का ये हिस्सा है। ब्रेक का वक्त हो रहा है। बेनजीर भुट्टो नहीं जाती रही तमाम तारीखों के ऊपर, नुसरत भुट्टो नहीं सर पे लाठियां खाती रही। अच्छा ब्रेक का वैसे ये होता रहा है। इत्तलात कह चुके हैं जी, रोजाना की बुनियाद पर अगर ये केसेस चलें शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तो ये 6 महीने में फैसला आ सकता है, लेकिन केसेस और भी हैं जी। और एक केस है अवाम का, महंगाई का, जिसका ज़ोर बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन वज़ीर ख़जाना साहब ने बड़ा कमाल एक इंकशाफ किया है जो अभी तक समझ नहीं आ रहा। ना बाबर डॉक्टर साहब उसको समझ पा रहे हैं, ना गुलाम साहब उसको मानते हैं। मैं भी यही कहता हूँ कि वज़ीर ख़जाना तो ये कहते हैं कि सबसे कम महंगाई या कम से कम पेट्रोल की बात, क्योंकि सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में है। मैं फिर इन दोनों को ये मनाने की कोशिश करूँगा और जो खबरें इस हवाले से आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। खबरें मेरे पास अच्छी नहीं हैं, मैं ये चीज़ मानता हूँ, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन जो हुकूमत दे रही है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये मज़ीद इजाफ़ा कर दिया गया है, ये बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ साथ डीज़ल की कीमत में भी 2 रुपये तक का इजाफ़ा किया गया है। और अब पेट्रोल की फ़ी कीमत जनाब 127 रुपये 30 पैसे पर पहुँच चुकी है।
और इसी तरह से हर चीज़ की कीमत अब आप देखेंगे बढ़ेगी, और ये हाई स्पीड डीजल कीमत भी 2 रुपये बढ़ाई गई है। LPG कीमत में 29 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद का इजाफा हो गया है। अब जनाब ये जो बेचारे सिलेंडर घरों में इस्तेमाल करते हैं, गैस वगैरह नहीं इस्तेमाल करते हैं, उनको नहीं है, ज़्यादातर पाकिस्तान की आबादी वैसे इसके बगैर ही है, जिसको हम नेचुरल गैस या सुई गैस कह रहे हैं, उसके बगैर ही गुजारा कर रही होती है, तो उनके लिए भी महंगाई हो गई है जी। अब आखिरकार हमारे जो रहनुमा उनको ख्याल आ गया है, और जिस तरह गुलाम मुर्तज़ा साहब आपकी फरमाइश थी, बाबर डोगर साहब बड़ी फरमाइश करते थे कि जी ये अवाम की बात क्यों नहीं की जाती पार्लियामेंट में, तो आप दोनों को मुबारक हो, आज एहतजाज हुआ है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर हंगामा रही हुई है, घेराव हुआ है जनाब स्पीकर के डाइस का, और बाइकआउट का ऐलान कर दिया, और उसके बाद गैर मुय्यना मुद्दत के लिए ये इजलास मुलतवी हो गया। बाबर डोगर साहब आप समझते हैं अब ये सही तर्जमानी हुई है, इस तरह से जो है वो ये महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, क्या किया जाएगा, जबकि वज़ीर ख़जाना का बयान भी आपके सामने है। आपका क्या मतलब है अपोजिशन एहतजाज ना करे? नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा, मेरा मतलब उससे अगर महंगाई कंट्रोल नहीं होती तो एहतजाज छोड़ दे, फिर वो चुप करके घर चले जाए। अगर ना करे दौर में जब यही बात इमरान खान अगर वो एहतजाज करें तो फिर भी आपको एतराज है कि इससे महंगाई खत्म होगी। मैं तो कह नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ एहतजाज तो करें। आप दोनों ने कहा कि जी एहतजाज होना चाहिए, आवाज उठानी, मैंने कहा जी आपको मुबारक हो गया, तो तजवीज भी दे दे, बता देना क्या हो रहा है, किसी की जेब में जा रहे हैं पेट्रोल के पैसे। असल चीज़ ये है, इस गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि इन्होंने जो भी वज़ीर ख़जाना लगाया वो टेक्नोक्रेट लगाया, वो बंदा जिसने आवाम से जाके वोट ही नहीं मांगने, जिसने कहीं से इलेक्शन लड़ना ही नहीं है। अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा जो इससे पहले जो वज़ीर ख़जाना थे, सॉरी क्या नाम था उनका, अब्दुल हफीज़ शेख साहब, उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी देख ली कि इलेक्टेड जो PTI के अपने इलेक्टेड लोग थे उन्होंने भी उनको वोट नहीं डाला, वो सेनेट का इलेक्शन हार गए। अब शौकत तरीन साहब जो हैं, इनको पहले इन्होंने सोचा कि पंजाब से इलेक्शन लड़वाते हैं, वो जो बिल लेके आए हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर अपना ओथ लें, और उसमें वो इसहाक डार जो है उनको फारिग करना चाह रहे हैं, तो उसमें इनका ख्याल था कि इनको पंजाब से इलेक्शन लड़ाया जाए। लेकिन खुद ही PTI की गवर्नमेंट, जिसकी पंजाब में गवर्नमेंट है, ये खुद ही डर गए कि कहीं पंजाब से हार ही ना जाए, तो ये चांस नहीं लेना चाहिए, और इनको हम जाके KPK से लड़ाते हैं। गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी का ये हालात हैं कि पंजाब जहाँ पर इनकी मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, जहाँ पर इनकी अपनी गवर्नमेंट है, ये वहाँ से किसी बंदे को अवामी सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ा सकते। जिस बंदे को पता होगा कुछ रेवेन्यू का, कुछ FBR के मामलात का, कुछ फाइनेंस का, उसको लगाएंगे क्या? शेख रशीद साहब को तो लगाने से रहे, वो तो कहते हैं हर चीज सस्ती कर दो जी, वो महंगाई हो रही है, हो रही है, कैसे कर मतलब ये बात अवाम को बतानी, ये बात अगर आप अवामी बात करते हैं तो मेरी एक बात सुन लें, अवाम से ये कह देना कि जी इंडिया से हमारी कीमत कम है, बांग्लादेश से हमारी कीमत कम है, फलाने मुल्क से हमारी कीमत कम है, वहाँ की इकोनॉमी देख लें, कंपैरिजन कर लें, वहाँ पे बेरोज़गारी की शरह कितनी है, वहाँ पर कैपिटा इनकम कितनी है, वहाँ पर चीज़ें सस्ती हैं या महंगी हैं, बाकी चीज़ें जो हैं उनका क्या इम्पैक्ट है। अगर आप ये कहें कि जी अमेरिका में तो पेट्रोल इतना महंगा है और यहाँ पर इतना सस्ता है, डॉलरों में कीमत की का करना कंपैरिजन करना शुरू कर दें, तो वहाँ पर अमेरिकन एक अमेरिकन जो है वो $5000 कमाता है और पाकिस्तान में $1200 कमाता है बंदा। आप इसका फ़र्क निकाल लें। ये तो फिर अवाम ये जो जब वोट लेने जाएंगे तो फिर उसके अवाम को समझाएं कि जनाब वहाँ पर तो इतना था, तो वो अवाम जवाब देगी। हालात तो ये है कि ये अपने फाइनेंस मिनिस्टर को पंजाब से इलेक्ट, इनको ये डर है कि यहाँ से हार ना जाए, अपने MP उसको वोट ना डालें, इस खौफ से उसको KPK से इलेक्शन लड़वाना चाह रहे हैं। तो और जब वो जब इस तरह की स्टेटमेंट्स देगा तो उसका तो कुछ नहीं जाना, शौकत तरीन का क्या जाना है। अच्छा, वो अपना बुरिया बिजनेस संभालेगा, वो बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस करता रहेगा, बेड़ा करे तो PTI का होना है इस तरह के अनपॉपुलर फैसले करने से। हाँ, अब ये है कि ये जब सऊदी अरब से जो इनको पैसे मिल रहे हैं, जो $3.5 अरब मिल रहा है, तो इनको चाहिए कि अब किसी तरीके से तेल की कीमतें जो है स्टेबल करें। डॉलर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तेल इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, गुर्बत इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। मैं चंद चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ गुलाम साहब। ये नून लीग के दौर की हेडलाइंस लग रही हैं अखबारात में, शेर ने तबाही मचा दी, 3 माह में महंगाई के नए रिकॉर्ड बन गए, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पेट्रोल 98 से 110 रुपये, CNG 74 से 84 रुपये पहुँच गई, फिर ये डॉलर भी ऊपर जाने लग गया। अच्छा जी, फिर कहा जी इसहाक डार साबुन, शैम्पू, दूध, टूथपेस्ट महंगे होने से आम आदमी मुतासर नहीं होगा। इसहाक डार, दाल महंगी है तो चिकन खाएं, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब का मशवरा था बड़ा मशहूर। तो ये सारी बातें उस दौर में भी होती रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब भी इस तरह बात करते जी पेट्रोल महंगा हो तो वो वज़ीर आज़म करप्ट है, ये अब उनके साथ भी वो हो रहा है। तो यही जमातें जब इमरान खान को गलत कहती थी, आज वो भी उस तरह कर रही हैं। तो इसका मतलब है कहीं प्रॉब्लम कहीं और है, ये इनके कंट्रोल में ये चीज़ें नहीं है शायद।
हाँ, ये इमरान खान साहब अब दूसरी तसल्ली ये दे रहे हैं कि जी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम हमने लगा दिया है, जिसका बड़े अरसे से हो रहा था कि पता भी लगे कि जितनी प्रोडक्शन हो रही है किसी चीज़ की वाकई आवाम तक पहुँच रही है नहीं पहुँच रही, तो FBR में ये अब लग गया है। इससे एक एक चीज़ पता चल जाएगी। शुगर माफिया के हवाले से भी ये बात होती रही, तो उससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा। रेवेन्यू के हवाले से अच्छी खबर यह है कि जी 1395 अरब रुपया इकट्ठा हो गया पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पहली तिमाही में, और पिछले साल 1211 अरब रुपये इकट्ठे हुए थे। तो ये अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ जाए तो शायद कोई अवाम को उससे रिलीफ मिल सके, जो एहसास प्रोग्राम वगैरह है। गुलाम मुफ्ती साहब, देखिए आपने खुद ही अपने सवाल और जवाब खुद ही कर दिए हैं। LNG की कीमत बढ़ी गई है, वो अभी आपने नहीं बताया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले उसका नोटिफिकेशन आया है। और LPG तो बढ़ी, आपने उसके बता दिया। पेट्रोल का भी बढ़ा दिया, आपने बता दिया। और ये आप देखें कि पहली तिमाही में 200 अरब रुपया ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुई है जी। तो अपना जो टारगेट था उस टारगेट से 200 अरब रुपया ज़ायद कलेक्शन हुई। आप ये हमेशा ज़हन में रखें कि जब टैक्स कलेक्शन ज़्यादा, टारगेट से ज़्यादा, और ये कहा जाए कि हमने टैक्स इतना कर लिया है, तो दो फैक्टर्स होते हैं उसमें, बड़े शॉर्टली मैं बताऊंगा। एक फैक्टर ये होता है कि क्या आपने टैक्स जो इंडिविजुअल्स थे उनकी तादाद को बढ़ाया आपने, या आपने टैक्स इम्पोज किए हैं। हमारे यहाँ दूसरी वाली हालत जो है वो ज्यादा बेहतर तौर पे आप जान सकते हैं के जरिए से सर इंपोर्ट से भी तो टैक्स हुआ, इतनी इंपोर्ट्स हुई हैं, तो जब आप ये कभी तरक्की का पैमाना नहीं होता। टैक्स जो टैक्स का बढ़ाया जाना कभी तरक्की का पैमाना नहीं होता। और जो इस वक्त हालत चल रही है, जिस तरह से रोज़ाना चीज़ें बढ़ रही हैं, उस हालत में आपने ये देखा हुआ है कि 15,000 हमारे एक आम आदमी की इनकम के लिए इन्होंने म्यार मुकर्रर किया हुआ है, जो सरकारी हवाले से कहा जाता है कि ये मिनिमम वेजेस जो हैं वो ये हैं। तो उसमें कोई गुजारा कर सकता है बंदा इस हालत में। अभी आपने जो RLNG आपने ली है महंगी, जिसका रेट बढ़ा दिया है, इसका इम्पैक्ट आपके बिलों के ऊपर नहीं आना। आपने तो RLNG जो है हम घरों में नहीं जलाते, हम उससे पावर सेक्टर को फीड करते हैं, पावर सेक्टर बिजली बनाता है, हमें वो बिजली फिर ये महंगा होगा तो वो बिजली महंगी देगा। अब उसके बाद पेट्रोल है, पेट्रोल जहाँ किसी ने जाना है जो कुछ करना, उसमें हर पहिया जो है वो तवानाई से चलता है। मान लिया बात के एनर्जी डेफिसिट कंट्री हैं हम, लेकिन कोई मैनेजमेंट भी तो है, कोई सूरत हाल ऐसी भी तो होती है कि इनको इसमें अगर आप 102 रुपये में दुनिया में पाकिस्तान से सस्ता है पेट्रोल, और उनका अपना पेट्रोल है, वो ममालिक है सिर्फ, बाकी अब वो शेयर करें। मैं तो आपके सामने 102 या तो कमर तोड़ दी इस महंगाई ने, मैं मानता हूं। 102 या 3 रुपए में अगर आपका पेट्रोल आपका 104 रुपए में आपको पड़ता हो, 102, 3 या 104 रुपए में पड़ता हो, आप बेच रहे हैं 127 रुपए लीटर, फिर तो आपसे सवाल बनता है कि ये नहीं बनता जी। खुदा के लिए जब मार्केट इंटरनेशनल प्राइसेस अप होती हैं, उस वक्त हुकूमतें अपने जो मुनाफे होते हैं उसको कम कर देती हैं, अपने टैक्सेस को कम कर देती है, ताकि की निस्बत हम पेट्रोल लेवी पहले से कम ले रहे हैं, टैक्स पेट्रोल पे कम ले रहे हैं, वरना तो पता नहीं 140 20 रुपए पर लीटर, 20 रुपए पर लीटर मुनाफा कमाया जा रहा है इस वक्त भी। 20 रुपए पर लीटर, 20 रुपए पर लीटर। आप कितने लीटर इस्तेमाल करते हैं? कम से कम आप अपनी गाड़ी में 300 लीटर महीने का इस्तेमाल करते होंगे, तो 300 लीटर को 20 से ज़रब दे, एक शख्स से इतना निकाला जा रहा है। बाकी आप हिसाब लगा लें कि पूरे मुल्क से जो एक गरीब आदमी अपने काम करने के लिए मोटरसाइकिल पे आता है, वो पेट्रोल डलवाता है, तो उसको किस तरह से मिलता होगा? तो आप उस वक्त के ये हालिया इजाफा नहीं, मैं इससे असद उमर साहब हैं, जो पिछली दफ़ा इजाफा हुआ था, तब मैं जब पेट्रोल डलवाने गया तो जब अचानक इजाफा, मैंने कहा अच्छा यार ये महंगा हो गया। उन्होंने कहा जी हाई ऑक्टेन तो इससे भी महंगा हो गया। तो उसने मुझे कहा कि जी एक मोटरसाइकिल वाले साहब आए थे यहाँ, तो कहते ही मेरा मोटरसाइकिल ही रख लो। वो रोने लग गया। नहीं, मोटरसाइकिल वाला आदमी जब आया और पेट्रोल उसको पता चला महंगा हो गया, तो कहता यार मेरा मोटरसाइकिल ही रख लो, मेरे पास अब इतनी सकत नहीं रही। तो ये आपकी बात सही है, तो उन लोगों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता अब ये जो एहसास प्रोग्राम है, क्या इसमें पेट्रोल को भी शामिल करना पड़ेगा? जो कैश का है कह रहे हैं आ रहा है कुछ, आपको इसको पता, इस बारे में पता है गुलाम साहब, ये कब तक आएगा एहसास प्रोग्राम, जो लोगों को कैश सब्सिडी राह रास्त दी जाएगी? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऐलान किया जी दालें वगैरह हम घर तक पहुंचाएंगे लोगों के। और अभी तो IMF से मुज़ाकरात भी पहले हफ्ते में 9 अक्टूबर शुरू हो गया है। वो टाइगर फोर्स की तरह ही आएगा। और दूसरे जो मुज़ाकरात हैं वो अभी वज़ीर ख़ज़ाना साहब का मुस्तकबिल जो है वो भी पूरी तरह से डगमगा रहा है पूरा। वो ना कॉन्फिडेंट हैं उस हवाले से, और ख़बर तो ये चलाई गई है कि उनको सेंटर हम बनवा रहे हैं। लेकिन अब सेंटर कहाँ से बनवाया जाएगा? क्या जहांगीर तरीन साहब की मिन्नतें करने के लिए तैयार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अगर पंजाब से सेंटर बनाना है, अगर वहाँ से नहीं बनाना, अब अव्वल तो
अभी टेक्निकल जो सूरत हाल है उसमें केस अदालत में है इसहाक डार साहब का, वो अभी अदालत इसका फैसला करेगी कि इसहाक डार जो हैं वो हलफ के कितनी देर बाद तक आज अतर मिनल्ला साहब के पास थी समाअत, तो उन्होंने ये कहा था कि उनसे आप पार्लियामेंट के पार्लियामेंट में पूछें। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।